चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। और इससे पहले हम लोग एक पढ़े थे क्या, कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है जिससे करंट बह रही है आई और उसका रेडियस है आर, तो इसके एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर पी हो इसके एक्सिस पर, इससे एक्स डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी हो इसके एक्सिस पर, तो पी पॉइंट पर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे बी इक्वल टू, ये लिखते थे कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2/x² प्लस आर स्क्वायर, इसका पावर कितना 3/2। आपको याद होगा ये चीज, इस कॉन्सेप्ट का आज यूज होने वाला है, इसीलिए मैं आपको ये चीज रिमाइंड करवा दिया हूँ, ठीक ना। कि किसी भी सर्कुलर रिंग जिससे करंट आई बह रही हो उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू, ये होता है कितना, इतना म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस सारे का पावर कितना 3/2। ये चीज है क्या, ये है क्या, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कि किसी भी सर्कुलर लूप के एक्सिस पर जब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करते थे। आज जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या भाई, तो आज पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, जिसका नाम है क्या, सोलेनॉइड। जिसका नाम है क्या, सोलेनॉइड। अब देखिए कि ये सोलेनॉइड होता क्या चीज़ है। तो आप लोग कभी स्प्रिंग देखे हैं, तार को ऐसे ही अगर मोड़ दिया जाए किसी नॉन कंडक्टिंग बेस पर, तो मान लीजिए कि ये कोई सा एक नॉन कंडक्टिंग बेस है, ये क्या है, एक कोई सा नॉन कंडक्टिंग बेस, कार्डबोर्ड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये चीज़ है कैसा, तो ये चीज़ है नॉन कंडक्टिंग बेस। ये नॉन कंडक्टिंग बेस है, कोई सा भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, कार्डबोर्ड का बना हुआ किसी भी चीज़ का। और इसी नॉन कंडक्टिंग बेस पर हम क्या करें, कि इसी नॉन कंडक्टिंग बेस पर हम क्या करें, कि ऐसे करके घुमा घुमा करके, ऐसे करके घुमा घुमा करके अगर हम तार लपेट देंगे, ऐसे करके घुमा घुमा करके अगर हम इस पे तार लपेट देंगे, तो जो बन के तैयार हो जाएगा अपने सामने में, वो तैयार हो जाएगा क्या, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जनरली, इस पे जो लपेटा गया वायर है, इस पे जो लपेटा गया वायर है, ये वायर कंडक्टिंग वायर है। ये वायर कैसा है, कंडक्टिंग वायर। अब देखिएगा कि अगर मैं इसमें करंट आई भेजूंगा, तो ये करंट ऐसे नीचे जाएगा, फिर आई वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा ऊपर, फिर आई वापस आएगा, फिर आई वापस आएगा, ऐसे आते आते ये करंट एक समय होगा कि ये यहाँ से होकर के बाहर आ जाए। बात समझ में आ रहा है। इसके बीच में ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बेस देने का मकसद ये होता है कि अगर हम नहीं दें और ये वायर कमजोर हो, तो ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, है ना, झुक जाएगा। तो झुकने नहीं देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉन कंडक्टिंग बेस डालते। मान लो कि अगर इस बेस को हम इसमें से निकाल लेंगे, इस बेस को अगर हम इसमें से निकाल लेंगे, तो जब बेस को इसमें से निकाल लेंगे तो यही कहानी जो है वो कुछ इस तरह की आपको दिखने लग जाएगी, और यही जो चीज़ है ये क्या है आपका, सोलेनॉइड है। बात समझ में आ रही है, यही जो चीज़ है वो क्या है आपका, सोलेनॉइड। अब देखो बेटा कि अभी तक अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर हम लोग लेते थे, उससे इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आई बहती थी, तो आई बहती थी तो ये क्या करता था, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता। ये क्या करता था, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता था। मान लो कि इससे हम लोग क्या किए, एक बैटरी जोड़ दिए, ये प्लस ये माइनस ये वी पोटेंशियल का, तो इससे करंट बहेगी, और करंट बहेगी तो ये क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक्सपेरिमेंटली ये क्या पाया गया कि जब इस सोलेनॉइड को फ्रीली सस्टेंड कर दिया गया, टांग दिया गया, और इससे करंट बहाया गया, तो ये क्या करता था, घूमने फिरने के बाद बार मैग्नेट के जैसे कुछ देर के बाद नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो जाता था और रुक जाता था। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है,
ये कहीं ना कहीं बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। दूसरा चीज ये देखा गया कि अगर इस बैटरी का पोलरिटी चेंज कर देते हैं तो करंट उल्टा डायरेक्शन में बहने लगेगा। करंट उल्टा डायरेक्शन में बहने लगेगा तो जो पहले नॉर्थ साउथ में था वो अब फिर से 180 से घूम जाएगा और अपना डायरेक्शन भी क्या करेगा, वो चेंज कर लेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड जो है, ये जो आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जो आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड क्या चीज है भाई, इज या करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है ये बिहेव करता है किसके जैसे, बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के जैसे क्या करता है, ये बिहेव करता है। और जब हम लोग इफ द पोलरिटी ऑफ इफ द पोलरिटी ऑफ सेल चेंजेस, अगर सेल का पोलरिटी हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑल्सो चेंजेस। तब क्या होता है, फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज कर जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना कि इस सोलेनॉइड में ये जो फेरों की संख्या है ये बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, ये क्या होगी, बहुत ज्यादा रहेगी। और इसके जो फेरे हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज 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 रहेंगे। अब क्लोज 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 फेरे रहेंगे तो समस्या ये आएगी कि एक तार से दूसरा तार सट जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इस तार को कोटेड तार रखते हैं, कवर्ड वायर रखते हैं। प्लास्टिक का छोटा सा पतला सा इस पर कोटिंग रहता है जिससे ये एक दूसरे से चिपकता नहीं है। आप लोग देखे होइएगा कि पंखा वगैरह का जो कॉइल होता है उस कॉइल में बहुत सारा तार ऐसे लपेटा हुआ होता है और वो तार जो होता है ना वो प्लास्टिक कोटेड तार होता है जिससे वो एक दूसरे से कभी चिपकता नहीं है, सबसे अलग अलग करंट बहता है। अगर कभी गलती से ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो फिर पंखा शॉर्टेज हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल जल गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस सोलेनॉइड में जो है तो ये तार एक दूसरे के बहुत क्लोज क्लोज रहेंगे और प्लास्टिक कोटेड तार रहेंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे से चिपक भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि कोई भी सोलेनॉइड होगा तो इस सोलेनॉइड का हर एक हेलिकल पाथ जो है, एक रिंग जो है वो सर्कुलर रिंग के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। एक रिंग जो है इसका कैसा बिहेव करेगा, सर्कुलर रिंग के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को भी नोट करें क्या, कि ईच टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड जो है वो बिहेव करेगा कैसा, बिहेव्स लाइक अ सर्कुलर रिंग, बिहेव्स लाइक अ सर्कुलर रिंग। कि किसी भी सोलेनॉइड का जो हर एक सर्कुलर पाथ है, एक टर्न है, ये टर्न कैसा बिहेव करेगा, एक सर्कुलर रिंग के जैसे। आप स्प्रिंग में देखते हैं एक ही तार ऐसे 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 मुड़ा हुआ है, अगर इसमें से एक यूनिट का हम बात करें, एक टर्न का बात करें, तो कैसा दिखेगा, लगभग सर्कुलर वायर के जैसे। तो इसमें जो हम लोगों को ट्रीट करना है एक टर्न को, वो कैसा ट्रीट करना है, सर्कुलर वायर के जैसे ट्रीट करना है। सोलेनॉइड क्या होता है ये समझ में आ गया। अब देखो कि हमको निकालना है सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कैसे निकालते हैं ये सारे चीजों। तो एनसीईआरटी में तो 2 लाइन का चीज दिया हुआ है, एम्पियर सर्किट लॉ लगा करके 2 मिनट में प्रूफ हो जाए। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे किस चीज के लिए, तो बात करेंगे एक फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए। एनसीईआरटी में केवल इनफाइनाइट सोलेनॉइड का बात किया हुआ है, आइडियल सोलेनॉइड का बात। लेकिन हम लोग पहले जनरल बात करेंगे फिर उसको आइडियल केस में लेकर के जाएंगे और फिर धीरे धीरे एक एक कहानी को समझेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को जो फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है क्या, हम लोगों को फाइंड करना है क्या, हम लोगों को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड के, किसी भी सोलेनॉइड के एक्सिस पे हम लोगों को निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है?
अब एक एक चीज को ध्यान से देखना, यहाँ से मैं क्या एज्यूम करवा रहा हूँ। अगर कोई सा एक सोलेनॉइड है, मान लो अगर कोई सा एक सोलेनॉइड है ऐसा, ये स्प्रिंग है और इसमें दिया हुआ है क्या कि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है कितनी, एल, ठीक ना, इसकी लेंथ है कितनी, एल, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर बात किया जाए लेंथ की, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इक्वल टू कितना है, एल, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड जो हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कितना हम, कैपिटल एन। इसमें जो फेरे लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5, वो कितने लगाए हुए हैं, कैपिटल एन फेरे लगाए। अब देखो कि अगर हम इसके बाद के बात को करेंगे, अगर हम इसके बाद के बात को करेंगे तो सोलेनॉइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और इस नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन। तो ध्यान देना भाई कि एल लेंथ में कितने फेरे हैं, कैपिटल एन, तो यूनिट लेंथ में कितने फेरे होंगे, एन बाई एल। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक टर्म यूज आता है क्या, कैपिटल एन, और ये किसके बराबर में होता है, कैपिटल एन बाई एल के बराबर में। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि सोलेनॉइड को हम लोग क्या करें कैलकुलेशन के लिए, ये ऐसे जो सोलेनॉइड है ना पूरा बना हुआ आगे तक, इसको यहाँ ऊपर से स्लाइस चाकू रख के और काट दी, ऊपर से क्या करें, चाकू रख के काट दी। अब मान लो कि करंट आया, ऊपर से बाहर आया और फिर नीचे से किधर जाएगा, फिर ऊपर से किधर आया, फिर नीचे से किधर जाएगा, फिर ऊपर से किधर आया, फिर नीचे से किधर जाएगा, अंदर। मतलब हर बार करंट ऊपर से किधर आ रही है, बाहर की तरफ, और नीचे से किधर जा रही है, अंदर की तरफ। तो इसी सोलेनॉइड को जो काट करके हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं, वो दिखाते हैं आधा पोर्शन को ऐसे, ये जो इसका हम डायग्रामेटिक पोर्शन दिखाते हैं, इसका डायग्रामेटिक पोर्शन दिखाते हैं ऐसे, दो लाइन से। मान लीजिए कि ऊपर से करंट जा रही है अंदर की तरफ, जिसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस से दिखाएंगे, या ऊपर से आ रही है बाहर की तरफ, तो इसको हम लोग किस चीज से दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। और नीचे से जो है तो जा रही है करंट किधर की तरफ, अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग किस चीज से दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। मतलब ऊपर डॉट, मतलब ऊपर की तरफ से करंट आ रही है, और नीचे यही चीज क्रॉस में, मतलब नीचे से जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है। ये डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। बात समझ में आ रहा है। देखो अगर इधर से हम करंट देंगे तो यहाँ से बाहर आते हुए दिखेगी, और यहाँ से अंदर जाते हुए दिखेगी, है ना। फिर ये करंट घूम के आएगा अगले लूप में, तो यहाँ से बाहर आती हुई दिखेगी, और यहाँ से अंदर जाती हुई दिखेगी, फिर यहाँ से बाहर आते हुए, यहाँ से अंदर जाते हुए। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता रहेगा। तो यही जो बाहर आता हुआ ऊपर से करंट दिख रहा है ये डॉट से, और अंदर जाता हुआ जो करंट दिख रहा है वो किससे, क्रॉस। ध्यान देना कि अगर हम इसको बना दें एक्सिस, अगर इसको हम बना दें इस सोलेनॉइड का एक्सिस, तो एक्सिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यही क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, है ना, इसका रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। तो भाई यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक्सिस बना देंगे, और ये जो एक्सिस है इस सोलेनॉइड का, ये जो एक्सिस है इस सोलेनॉइड का, ये है एक्सिस, और इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, ये है कितना, कैपिटल आर। कह रहा है कि यदि ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल है, अगर ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल है, और इस सोलेनॉइड से कोई करंट जो जा रही है, ये करंट है आई, तो आप बताइए कि इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्या है अपने पास भाई, एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, लेंथ जिसका एल है, आर उसका रेडियस है, इससे करंट वैरी है कितनी, आई, और हम लोगों को निकालना है इसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम लोग डायग्राम देखें, और इसी डायग्राम का एक फ्रेश रूप हम अगले पेज में बनाते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग एजम्पशन शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये एक ऐसा सोलेनॉइड है जिसका सोचो ना कि एक सोलेनॉइड ऐसा लगा दे कि आधा बोर्ड के पीछे रहे, आधा बोर्ड के आगे रहे, तो ऐसे करंट आएगा और ऐसे फिर बोर्ड में अंदर चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा ऐसे बोर्ड में अंदर, फिर ऐसे आएगा, ऐसे चलता रहेगा कहानी। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो अब देखिए कि इसी चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो अपने पास भैया एक सोलेनॉइड ऐसा दिया हुआ था, अपने पास एक सोलेनॉइड दिया हुआ था ऐसा, और इस सोलेनॉइड के बारे में क्या कह रहा है तुमको, इस सोलेनॉइड के बारे में क्या कह रहा है, इस सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो लेंथ है कितना, एल, टोटल लेंथ है कितना, एल। इस सोलेनॉइड के बीच से कहीं पर एक्सिस जाएगा, इस सोलेनॉइड के बीच से कहीं पर जाएगा ऐसे एक्सिस, और ये गया एक्सिस, और तुमको क्या है ये भी रहा है कि इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो है कितना, इस सोलेनॉइड का रेडियस है कितना। मैंने इसको बीच से काटा है तो इसमें ये बता रहा है आपको कि इधर से करंट आ रही है बाहर, इधर से करंट आ रही है किधर, बाहर, और इधर से करंट जा रही है किधर, नीचे से जाएगी किधर, अंदर, नीचे से करंट किधर जाएगी, अंदर। ये बाहर अंदर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सोलेनॉइड को काट देंगे तो एक तरफ से करंट बाहर की तरफ आएगा, तो दूसरी तरफ से करंट किधर जाएगा, अंदर के। कोई दिक्कत है इसमें, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए कि इस कहानी में, अच्छा ये मैं दूर दूर दिखाया हूँ, ये बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, क्यों, ये तार एक दूसरे के बहुत पास पास। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अपने पास दिया क्या हुआ है, अपने पास दिया हुआ है क्या, कि लेट अ सोलेनॉइड ऑफ, let a solenoid of length, let a solenoid of length L and radius, and radius कितना, कैपिटल R, ठीक ना, रेडियस कितना, कैपिटल R। हम लोगों को करना क्या है, और इस सोलेनॉइड के बारे में दिया हुआ है क्या, कि इफ करंट I is flowing through, if current I is flowing through each coil, each coil of solenoid, each coil of solenoid, then find the magnetic field, then find the magnetic field at the axis of, at the axis of solenoid, at the axis of solenoid। इस सोलेनॉइड के एक्सिस पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगा करके थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में चर्चा करें। तुम ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक आधा सर्कल दिखेगा, इधर से करंट आएगा, इधर जाएगा, तो बीच में करंट किधर आता हुआ दिखेगा, नीचे के तरफ। करंट आया नीचे के तरफ, चार उंगली को घुमाओगे, चार उंगली किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा इस डायरेक्शन में। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। अगर यहाँ पर भी बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। अगर हम यहाँ पर भी बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। बात समझ में आ रही है। राइट हैंड थंब रूल लगाए, देखो यहाँ से करंट निकला और यहाँ आकर के घुसा, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ से निकला यहाँ आया, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर कैसे है, नीचे की तरफ। तो अंगूठा को रखेंगे नीचे की तरफ, और जब चार उंगली को घुमाएंगे तो डायरेक्शन किधर जाएगा, जिधर डीबी दिखाएं उधर ही जाएगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। हम लोगों को इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना कैसे है, ये चीज जरा सा आप देखते जाइए। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि हर पॉइंट पे डीवी का डायरेक्शन ये होगा, तो हमको डायरेक्शन का ज्यादा लोचा लेना अब नहीं है। सारा मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा किसी भी पॉइंट। अब देखो कि कैसे निकालना है। हम लोगों को क्या सब दिया हुआ है, तो हम लोगों को दिया हुआ है क्या, कि एक सोलेनॉइड है, जिस सोलेनॉइड का लेंथ हमको दिया हुआ है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है, कितना लेंथ है गिवन भाई, एल। और इसका एक्सिस अगर ऐसे बनाए तो इसके एक्सिस से जो इसका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस हमको दिया हुआ है कितना, इसका रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है हमको कितना, आर। बात समझ में आ रही है। कह रहा है क्या, कि करंट आई इधर से फ्लो कर रहा है, करंट आई इधर से फ्लो कर रहा है, मतलब ऊपर से बाहर निकल रहा है, और नीचे से ये करंट किधर जा रहा है, अंदर। इसमें ध्यान रखिएगा कि मैं ये फेरा आपको अलग अलग बना करके, मैं दूर दूर बना करके दिखा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये फेरे एक दूसरे के बहुत क्लोज क्लोज हैं। वास्तव में ये फेरे जो है तो एक दूसरे के क्या है, बहुत क्लोज क्लोज हैं। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत।
अब हम क्या कर रहे हैं ना कि भाई बायो सबर साहब कह के गए हैं क्या कि एक रिंग के कारण तुम एक बार में नहीं निकाल पाओगे पूरा के कारण, छोटा छोटा एलिमेंट में तोड़ दो। तो जब छोटा छोटा एलिमेंट में तोड़ देंगे तो मान लीजिए क्या कि यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, थोड़ा और इधर काट लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, ये एलिमेंट। और इस एलिमेंट के बारे में क्या कह रहा है कि जो इसका लेंथ है वो क्या है dx। इस एलिमेंट का लेंथ है कितना dx। अच्छा सोलेनॉइड के बारे में एक चीज दिया हुआ है और कि इफ द नंबर ऑफ पर यूनिट टर्न्स, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स per unit length, if the number of turns per unit length is small n। क्या दिया हुआ है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है स्मॉल n। कोई सोलेनॉइड ऐसा हो सकता है जिसमें फेरे दूर दूर रहे, और कोई सोलेनॉइड ऐसे भी हो सकता है जिसमें फेरे एकदम नजदीक नजदीक रहे। तो जिसमें फेरे दूर दूर रहेंगे इसमें यूनिट लेंथ में कम नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, और जिसमें फेरा नजदीक नजदीक रहेगा उसमें क्या रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अधिक रहेगा। तो ये दिया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना है स्मॉल n। अब हम लोग क्या करें कि इस पर क्या किए कि टेक एन एलिमेंट, टेक एन एलिमेंट, टेक एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ऑफ लेंथ कितने का dx लेंथ का हम लोग एक एलिमेंट इस पर काट ली। अब देखो कि एक स्प्रिंग में से अगर तुम छोटा सा लेंथ काटोगे तो तुमको हाथ क्या लगेगा, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न, यही हाथ लग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फेरे बहुत नजदीक नजदीक में है। तो अगर छोटा सा तुम बीच से किसी सोलेनॉइड में से बीच से गए और ऐसे थोड़ा सा काट लिए तो तुमको क्या मिलेगा, एक सर्कल, दो सर्कल या तीन सर्कल, यही तो मिलेंगे। तो ये एलिमेंट जो है ये कैसे दिखेंगे, एक्चुअली सर्कुलर दिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। और तुमको दिया हुआ है क्या कि एक टर्न में, एक लेंथ में जो है सो n टर्न्स है, ठीक ना। तो दिया हुआ है क्या कि इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो है वो कितना है, देयर इज n टर्न्स, देयर इज n टर्न्स। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है n टर्न्स, ये तो गिवन है सोलेनॉइड के लिए। तो ये बताओ कि यूनिट लेंथ में n टर्न्स है तो dx लेंथ में, इन dx लेंथ, dx लेंथ में जो है तो कितने हो जाएंगे, देयर इज n dx टर्न्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। एक लेंथ में n टर्न्स है तो dx लेंथ में कितने हो जाएंगे n dx टर्न। अब हो सकता है कि दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो या सात हो। अब हम ये बात जानते हैं कि सोलेनॉइड के एक टर्न से होकर के जो करंट बह रहा है वो कितना बह रहा है, आई करंट, ठीक ना। सोलेनॉइड के एक टर्न से होकर के कितना करंट बह रहा है, आई करंट। देयर इज आई करंट, देयर इज आई करंट फ्लोइंग थ्रू, देयर इज आई करंट फ्लोइंग थ्रू, आई करंट फ्लोइंग थ्रू वन टर्न। एक टर्न से होकर के कितना करंट बह रहा है, आई करंट, ठीक ना। या आप इसी को थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा यूनिटरी मेथड लगेगा। क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे क्या कि इन 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 वन टर्न्स, आप लिखेंगे क्या कि इन वन टर्न्स जो है आपका, आप लिखेंगे क्या कि इन वन टर्न्स, इन वन टर्न्स आई करंट फ्लो। एक टर्न्स में कितना करंट बह रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, एक चक्कर में कितना करंट कह रहा है आई। तो एन dx में कितना करेगा, इन एन dx टर्न्स, इन एन dx टर्न्स कितना एन dx और इनटू आई, आई एन dx करंट फ्लो करेगा, आई एन dx करंट फ्लो। ध्यान देना एक चक्कर में एक आई करंट बह रहा है तो दो टर्म्स में कितना बहेगा 2i, तीन में कितना बहेगा 3i, चार में कितना बहेगा, तो dx में n dx में कितना बहेगा n dx इंटू इतना करंट बहेगा। अब देखिए कि इस एलिमेंट को काट के उठाइए बाहर, इस एलिमेंट को काट के उठाइए बाहर और हम लोगों को पॉइंट P मान लीजिए कहीं यहाँ दिया हुआ है। पॉइंट P पर हमको छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dv का डायरेक्शन पता है और ये मान लेते हैं क्या
कि मान लेते हैं कि इस P से जो इस पॉइंट का डायरेक्शन है यह है कितना, x डिस्टेंस, ठीक ना। तो हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, ठीक ना, हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, टेक एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P on the axis, on the axis at a distance, at a distance कितना, x। यहाँ से x डिस्टेंस पर, P पॉइंट से x डिस्टेंस पर हम लोग क्या किए, एक एलिमेंट काटे dx लेंथ का। तो भाई साहब हमको पता है कि यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो dx में कितना हो जाएगा, n dx। एक टर्न में I करंट बह रहा है तो n dx टर्न में कितना बहेगा। इसका मतलब इस पूरे एलिमेंट से होकर के जो करंट बह रहा है, ये करंट कितने का, आई एन डी एक्स का करंट बह रहा है। अब देखो कि इस एलिमेंट को जो सर्कल के जैसा तुमको दिखेगा, इसको निकाल लो यहाँ से बाहर, इसको निकाल लो क्या यहाँ से बाहर। कैसे बाहर निकालोगे, तो पहले ये मान लो क्या कि यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है एलिमेंट, ये जो एंगल बना रहा है एलिमेंट, ये एंगल को मान लीजिए आप कितना, ये है थीटा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि ये P पॉइंट इस वाले टर्मिनल से जो एंगल बना रहा है, इसके एक छोर से, इस एंगल का आप नाम रख लीजिए कुछ भी, θ1 या θ2, इसका नाम रख लीजिए क्या, θ1। और ये पॉइंट P जो यहाँ से एंगल बना रहा है दूसरे वाले टर्मिनल से, इस वाले एंगल का नाम आप रख लीजिए क्या, यहाँ से यहाँ तक के इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम आप क्या रख लीजिए, θ2। आप ध्यान से देखिए कि इस एक्सिस से θ1 जिस डायरेक्शन में मेजर किया गया है, θ2 और θ भी उसी डायरेक्शन में मेजर किया गया है। मतलब θ1, θ और θ2 सब का साइन क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। क्लियर है बात है। लेकिन इनफाइनाइट वायर वाले में एक इधर मानते थे φ1 तो एक इधर मानते थे φ2, तो अपोजिट साइन में लेते थे, याद होगा। लेकिन यहाँ पर देखो कि θ1 भी इसी डायरेक्शन में और θ2 भी इसी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है। तो अब इस एलिमेंट को हम लोग क्या करें, बाहर करें। तो जब एलिमेंट को दोस्त बाहर करोगे, तो एलिमेंट को जब तुम बाहर करोगे तो ये एलिमेंट जो हम लोगों को दिखेगा, वो एलिमेंट कुछ ऐसा सर्कल दिखेगा सोलेनॉइड का। 2-4 टर्न्स इसमें हो सकते हैं। इसमें कितने टर्न्स हो सकते हैं, 2-4 टर्न्स हो सकते हैं, 2-4 टर्न्स हो सकते हैं। मैं दोनों चारों टर्न्स को मैं अलग अलग शेप और साइज में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये एक टर्न, ये 2 टर्न, 2 ही टर्न रहने दो। ऐसे ऐसे 3-4 टर्न्स इसमें आ सकते हैं, है ना। एक तीसरा भी बना सकते हो, चलो तीसरा भी बना के देखते हैं, एक तीसरा भी बना के देखते हैं, ये तीसरा भी मान लो कुछ ऐसा। तो ऐसे ऐसे जो है तो डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या दिखेंगे, ये सर्कुलर टर्न्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या मिलेंगे, सर्कुलर टर्न्स, 2-3 टर्न्स देखने को मिलेगा एलिमेंट में। अब एलिमेंट में मान लो कि करंट बह रहा है कितना, आई डैश। एलिमेंट में इस सब को मिला करके जो करंट बह रहा है उसको क्या मान लिए, आई डैश। और dx लेंथ का ये एलिमेंट है, तो इस dx लेंथ से कितना एलिमेंट करंट बह रहा है, ये तो हमने निकाल ही लिया है, कितना, आई एन dx। अब ध्यान देना कि जो पॉइंट P है बेटा, जो पॉइंट P है वो इसके सेंटर से इधर कहीं है। पॉइंट P कहाँ पर है, इसके सेंटर से इधर कहीं है। तो इधर कहीं पर जब पॉइंट P है, ये पॉइंट P है यहाँ से x डिस्टेंस पर, और आपको पता है कि ये जो यहाँ से एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। ध्यान से देख लीजिए कितना एंगल ये वाला बना रहा है, एलिमेंट वाला थीटा एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा सा होगा, dB, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, small magnetic field due to a small element dx, due to a small element dx, इस छोटे से एलिमेंट्स dx के कारण जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB का बात करेंगे, तो ध्यान देखो तो ये एलिमेंट सर्कल के जैसा लग रहा है कि नहीं, और ये पॉइंट P इसके एक्सिस पर है कि नहीं। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, आज शुरू भी यहीं से किए थे। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। यही फॉर्मूला लगा जाएगा। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा तो भाई साहब dB इक्वल टू कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई के जगह पर करंट कितना बह रहा है, आई डैश। इस एलिमेंट से कितना करंट बह रहा है, आई डैश। रेडियस इसका भी है r, तो आर स्क्वायर।
इसका भी, इस एलिमेंट का रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये रेडियस है इसका, ये कितना है, आर ही तो है। तो रेडियस आर स्क्वायर और नीचे 2 इंटू ये डिस्टेंस है x, तो एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ से जो हम लोग dv लिखेंगे, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट, और आई डैश के जगह पर ये बताओ कि आई एन डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। आई एन डी एक्स टाइम्स कितना, आर स्क्वायर, और नीचे कितना, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका पावर कितना, 3/2। अब हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही बात करेंगे कि फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ जैसे ही हम इंटीग्रेट इसको करेंगे तो हमको इधर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टीबी, और इधर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई एन डी एक्स आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका पावर कितना, 3/2, और इसी को हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ लोचा क्या है, पॉइंट पी अगर आगे पीछे होता है तो एक्स वेरिएबल है, पॉइंट पी अगर आगे पीछे होता है तो क्या है, एक्स वेरिएबल है। और दूसरा चीज ये है कि भैया देखना मेरे हाथ के एरो को, तुम इस येलो वाले एरो को देखना, इस पी पॉइंट से एलिमेंट जब यहाँ लेंगे तो एंगल θ1 होगा। एलिमेंट को हम जैसे जैसे खिसकाते जाएंगे आगे, थीटा बदलता जाएगा, जहां पर लिए हैं वहां पर थीटा होगा। और आखिरी एलिमेंट जब हम काटेंगे तो मेरा एंगल कितना होगा, θ2 होगा। इसका मतलब वैरी तो सर थीटा भी कर रहा है, वैरी तो थीटा भी कर रहा है। और जब थीटा वैरी कर रहा है तो ये बताइए कि आसान हमको लगेगा थीटा ही लेने। बात समझ में आ रही है? या तो लेंथ को भी कर सकते हैं हम, 0 से L मान सकते हैं इसके लेंथ को लिमिट में, लेकिन थीटा वेरी कर रहा है θ1 से लेकर के कहाँ तक, θ2 तक। जब यहाँ एलिमेंट काट रहे हैं एंगल कितना, θ1, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आखिरी एलिमेंट काटे थीटा कितना, θ2। अब सर थीटा को वेरिएबल बनाना ज्यादा आसान लग रहा है, तो कोई ऐसा उपाय करें कि ये dx भी थीटा में बदल जाए, क्योंकि म्यू नॉट आई एन ये सारा कांस्टेंट, ये आर भी कांस्टेंट, ये आर भी कांस्टेंट, बच रहा है एक x और एक बच रहा है क्या, dx। तो क्यों ना इस x और dx को थीटा के टर्म में चेंज किया जाए। तो अब थीटा के टर्म में तुम कैसे चेंज करोगे, तो जरा सा ध्यान से देखना इस डायग्राम, इस डायग्राम में अगर भैया इसका रेडियस तुमसे पूछ रहा है तो ये रेडियस कितने के बराबर में है, ये रेडियस कितने के बराबर में है, ये रेडियस है r के बराबर में, है ना। और यहाँ पे अगर आपको बोला जाए tan थीटा लिखने के लिए, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस कितना, यहाँ से अगर आपको tan थीटा x tan थीटा लिखने को बोला जाए तो x tan थीटा कितना हो जाएगा, r के बराबर में। x tan थीटा कितने के बराबर में हो जाएगा, r के बराबर में, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/tan थीटा के बराबर में। 1/tan थीटा को आप x इक्वल टू r cot थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि r इक्वल टू हम x इक्वल टू r cot थीटा लिख सकते हैं। भैया बदल गया x थीटा में, r तो कांस्टेंट है, r थीटा में बदल गया, अब बदल बारी है किसकी, तो dx की d थीटा में बदलने की। अच्छा हमको यहाँ x स्क्वायर चाहिए, तो ये देखो कि अगर x इक्वल टू निकल के आया है r cot थीटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरा चीज ये देखो कि x इक्वल टू जो r कॉट थीटा है, इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, जरा सा ध्यान से देखना, dx बाई डी थीटा, एक्स को कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इक्वल टू r कांस्टेंट है ऐसे ही रह जाएगा, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन तुम पढ़े हुए होगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? डी थीटा को उधर ले जाइए तो dx इक्वल टू बचेगा माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमको करना क्या है कि पुट द वैल्यू ऑफ dx एंड एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन जो है उसमें क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का और यहाँ से dx का वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो भाई इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन है इंटीग्रेशन ऑफ dv को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dv को हम लोग लिख सकते हैं कितना, b। इंटीग्रेशन ऑफ dv को कितना लिखेंगे, b इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान देते रहना, इंटीग्रेशन dv को लिख लिए b म्यू नॉट आई एन, तो ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, तो म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर, और उसके बाद था क्या, dx। तो dx के जगह पर कितना लिखेंगे, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कोई दिक्कत है? और नीचे में देखिए, तो नीचे में जो था 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका पावर कितना, 3/2। तो भाई एक्स स्क्वायर के जगह पर ये बताओ कि आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और इस पूरे का पावर कितना, 3/2। एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा लिखे, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही रहा, सबका पावर कितना, 3/2। अब ध्यान से देखना, यहाँ से पूरा मैथ से माइनस को बाहर निकाल लो, ठीक ना, माइनस को क्या किए, बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए ध्यान से कि ये इंटीग्रेशन बचेगा कितना, म्यू नॉट आई एन, आर स्क्वायर और आर मिलके आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा और कितना, डी थीटा, और नीचे में ध्यान दीजिएगा तो 2 टाइम्स इस दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना दोस्त, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कितना, और इस पूरे का पावर कितना, 3/, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो कि इसमें देखो कि म्यू नॉट के जगह म्यू नॉट आई एन आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक ना, और नीचे देखिए कि 2 टाइम्स आर स्क्वायर के जगह आर स्क्वायर ही रहने दीजिए, और आपको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा और इस पूरे का पावर कितना, 3/, आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2 से ये 2 को भी खा जाएगा और ये 2 को भी खा जाएगा, बचेगा कितना भैया, तो बचेगा, सबके पीछे माइनस है, बचेगा कितना, माइनस इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई एन आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में बचेगा 2 टाइम्स आर का क्यूब और कोसेक क्यूब थीटा। बात समझ में आई कि नहीं, दोनों का क्यूब हो गया है ना। अब देखिए कटने वाले टर्म की, आर क्यूब से आर क्यूब स्वाहा, कोसेक स्क्वायर थीटा से ये क्यूब स्वाहा, एक कोसेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अच्छा अब देखो कि सारा वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, म्यू नॉट आई एन कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, 1 अपन कोसेक थीटा डी थीटा बचा हुआ है, तो लिमिट भी लगाना होगा किस चीज़ में, थीटा में ही, लिमिट भी लगाना होगा किस चीज़ में, थीटा में ही। तो आप देखिए कि पहला एलिमेंट अगर यहाँ काटेंगे तो कितना लिखेंगे, एंगल θ1, और आखिरी एलिमेंट कहाँ पर काटेंगे, थीटा, बताए थे ना कैसे θ1 से वैरी कर रहे हैं θ2 तक। तो इसमें जो हम लोग लिमिट लगाने वाले हैं, इसमें जो हम लोग लिमिट लगाने वाले हैं, ये सारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, θ1 से θ2, यहाँ भी कहाँ θ1 से θ2, यहाँ भी कहाँ θ1 से लेकर के θ2 तक, और यहाँ भी कहाँ θ1 से लेकर के θ2 तक। अब देखना कि इंटीग्रेशन में बेटा कांस्टेंट बाहर आता है, तो म्यू नॉट आई एन बाई 2 बाहर आएगा कि नहीं, म्यू नॉट आई एन बाई 2 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या करते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 को करते हैं बाहर, इंटीग्रेशन θ1 से लेकर के θ2 तक, ऊपर में बचा है डी थीटा और नीचे में बचा है कोसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा को आप बताइए कि म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अच्छा माइनस सबके पीछे है ये मत भूलना, ठीक ना, माइनस सबके पीछे था, देख लो माइनस सबके पीछे है। अब देख लो कि यहाँ पर बच गया कितना, माइनस म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा, इस वाले माइनस को अंदर घुसा के प्लस कर दो या इसको बाहर निकाल के प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, और आप डालिएगा तो म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा 2 और माइनस कॉस कितना, थीटा 1, यही हो जाएगा किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे जैसे थीटा 1 थीटा 2 चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा वेरी करेगा, है ना। तो अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कह देना है, और आपसे पूछे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ध्यान देना ये था तुम्हारा सोलेनोइड, और सोलेनोइड में इधर से करंट आ रही थी बाहर, और इधर से करंट जा रही थी किधर, इधर से करंट किधर जा रही थी, अंदर, ये था क्रॉस। तो इस बीच में देखा कि एक्सिस पर एकदम सीधा लाइन बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और जैसे जैसे हम लोग एक्सिस से थोड़ा सा हटे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनने लगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनने लगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे जैसे बाहर आएंगे ये फिर यहाँ से क्या करेगा, एक क्लोज लूप बनाएगा, ये फिर यहाँ से क्या करेगा, एक क्लोज लूप बनाएगा। लेकिन अंदर में हम लोग बात करें तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला, जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा था हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता गया, चेंज होता। लेकिन अपने को ये सिलेबस में पढ़ना नहीं है, ये था क्या, फाइनाइट लेंथ का सिलेबस। अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आइडियल सोलेनोइड, अपने को जो पढ़ना है वो क्या है, पढ़ना आइडियल सोलेनोइड। अब देखना एक लाइन ध्यान दे देना कि आइडियल सोलेनोइड क्या होता है। अपने को जो पढ़ना है क्या, आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड। अब ये आइडियल सोलेनोइड के बारे में क्या कह रहा है क्या, कि अ सोलेनोइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक ऐसा सोलेनोइड जिसका लेंथ कितना हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट लेंथ इज नोन एज आइडियल सोलेनोइड, कि एक ऐसा सोलेनोइड हो जो कितने का हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सोलेनोइड। अब इनफाइनाइट होने का मतलब ये थोड़ी कि 7 समुंदर पार, इनफाइनाइट होने का मतलब सोलेनोइड है तो इसके पास दो चीज है, एक लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, एक रेडियस है। तो अगर अगर जो रेडियस ऑफ सोलेनोइड है वो इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, 1 सेंटीमीटर का रेडियस रखे, अब 5 मीटर का सोलेनोइड बना दे, इनफाइनाइट सोलेनोइड हो गया। बात समझ में आ गया। तो अगर जो है सो आर एल से बहुत छोटा हो देन सोलेनोइड जो कहलाएगा, देन सोलेनोइड इज क्या, आइडियल। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में लेंथ क्या हो, बहुत बड़ा हो। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अगर बेटा आइडियल सोलेनोइड बनाएंगे तो आइडियल सोलेनोइड जो बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, इधर भी मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट है और इधर भी मान के चलेंगे क्या, इनफाइनाइट है। अब देखना कि जो एक्सिस था इस आइडियल सोलेनोइड का, जो एक्सिस था इस आइडियल सोलेनोइड का ये था कुछ ऐसा, और पॉइंट पी जो था इस पर, ये पॉइंट पी कहीं पर यहाँ पर था, और ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये वाला जो एंगल बन रहा था तुम्हारा, ये वाला जो तुम्हारा एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग क्या बोले थे, थीटा 1, और यहाँ से जो ये वाला एंगल बना था इसी एंगल को हम लोग क्या बोले थे, थीटा 2। अब देखिए अगर ये आइडियल है तो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये यहाँ पर जो है तो मीट करेगा कहाँ पर, मीट्स एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर मीट करने वाला लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल होता है भैया, तो ये थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इनफाइनाइट पे मीट करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, एक्सिस पे ही आ जाएगा। तो ये इक्वल टू 0 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, कि जो अपना थीटा 1 है ये टेंड कर रहा है किधर, 0 डिग्री की तरफ, एग्जैक्ट तो होगा ही नहीं खैर। और ये थीटा 2 भी जो है ये भी कहाँ पे मिलेगा,
ये भी कहाँ पे मिल रहा है, मिड्स एट इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव पे मिलेगा तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, और तब थीटा टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तब जो थीटा टू टेंड करने लगेगा वो कितना करने लगेगा, 180 डिग्री पर। बात समझ में आ रहा है। अब जब फॉर्मूला में रखेंगे b इक्वल टू, अब जब फॉर्मूला में रखेंगे b इक्वल टू, तो भैया फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े हैं, b इनसाइड जो पढ़े हैं सोलेनोइड के, b इनसाइड पढ़े हैं कितना, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस फाई टू यानी कि 180 डिग्री, और माइनस कॉस फाई वन, माइनस कॉस फाई वन जो कि है कितना, 0 डिग्री। देखो भाई कि b इनसाइड जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस 180 का वैल्यू -1 और माइनस कॉस 0 का वैल्यू भी -1। ये कितना हो जाना है, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कितना, माइनस 2 से 2 गया, कितना बचेगा, माइनस म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात मैग्नीट्यूड का करें तो मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को दिखाता है कि पी पॉइंट पे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। पी पॉइंट पे हम कहाँ से पहला एलिमेंट लिए थे, पहला एलिमेंट हम इधर लिए थे, इस साइड में। पहला एलिमेंट हम लिए थे किधर, पहला एलिमेंट हम लोग लिए थे किधर, पहला एलिमेंट लिए थे इस साइड में। हम बढ़ रहे हैं इधर के तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए माइनस साइन। समझ में आ रहा है बात। तो कितना रखना है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड याद रखना है कितना, म्यू नॉट एन आई, आइडियल का। अब कहता है क्या कि किसी भी आइडियल सोलेनोइड जो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, ये मान लो कि आइडियल सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड है, तो इसके यहाँ पे कैसा डॉट, और इसके यहाँ पर कैसा डॉट ही अभी तक भाई कह रहा है, इसके यहाँ पे कैसा, तो क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, ठीक ना, यहाँ पे क्या, क्रॉस। अब कहेगा कि इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा ये बताइए। तो इसके चलते इसके बीच में ना पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो इसके बीच में पूरा का पूरा स्ट्रेट पैरेलल इक्वी डिस्टेंट लाइन्स बनेंगे जो दिखाएंगे क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। और एज पे थोड़ा सा ये लाइन क्या होता है, कर्व हो जाता है। एज पे क्या होता है, ये थोड़ा सा लाइन कर्व हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड के अंदर में जो है, तो जो बी इनसाइड होगा, जो बी इनसाइड होगा वो इक्वल टू होगा कितना, म्यू नॉट एन आई का, और ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन अगर आपसे कोई आदमी पूछे, अगर आदमी कोई पूछे कि आउटसाइड में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कहेंगे देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द आइडियल सोलेनोइड। कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर में जो है तो किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। बी आउटसाइड जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, कैसे पता चला, ऑब्जर्वेशन से। मैग्नेटिक कंपास लेके गए बाहर, देखे किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं है, अंदर में डिफ्लेक्शन है, मतलब बाहर किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। बात समझ में आया। अब यहीं से तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ वाली कहानी शुरू होती है, जो पूछेगा कहाँ पर एग्जाम में कि एम्पियर सर्किटल लॉ से इसी चीज को प्रूफ कीजिए। तो उसमें ये एजम्पशन मानना पड़ता है क्या, कि एक सोलेनोइड है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, जिसकी रेडियस बहुत कम है, उसके अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये सब वहाँ मानना पड़ेगा, और यहाँ सारी चीजें हम विथ कैलकुलेशन देखें। बात समझ में आया। तो इसी चीज को एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, बहुत आसान है एम्पियर सर्किटल लॉ करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इसी सोलेनोइड को, उसके बाद क्या करेंगे कि इसी सोलेनोइड को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ेंगे स्प्रिंग को, और ऐसे मोड़ के बना देंगे सर्कल, बन जाएगा स्प्रिंग जैसा सर्कल बनेगा। उसी को बोलते हैं क्या, टोराइड। और टोराइड पढ़ना है हम लोगों को अगले दिन। तो अगले दिन एक तो ये चीज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से करके देखेंगे, ठीक ना, एक यही चीज को हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से करके देखेंगे। और दूसरी चीज को क्या करेंगे, तो दूसरी चीज हम लोग टोराइड के बारे में स्टडी शुरू करेंगे।
और फिर मैग्नेटिक फील्ड की कहानी करेंगे ख़त्म और फोर्स की कहानी करेंगे शुरू। बात समझ में आ रही है? काफ़ी आज के लिए चलिए इतना पढ़ के आइए।